बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूं सैयद अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 26 तरमीम के हवाले से बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से हल्के परेशान हैं, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत रखने वाले कुछ लोग हैं, जैसे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो लोग भी परेशान हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज हमारे एक दोस्त हैं नादिर बलोच साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया है इफ्तिखार शिराजी साहब का। इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद के, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं जिससे ये पता चलता है कि जिन लोगों ने ये तरमीम कराई है, जो भी इस तरमीम के पीछे था, उसको यानी कि सुबकी हासिल हुई है, उसको बहुत बड़ी शिकस्त हासिल हुई है। मतलब उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम तो करवा ही ली, लेकिन उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस से आगाही नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, उनकी परसेप्शन क्या थी और हकीकी तौर पर क्या हुआ, ये आपको हम सुनवाते हैं, ये ज़रूर सुने आप। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अगरचे हुकूमत ने बड़ी एक थकावट दूर करने के लिए अंगड़ाई तो ली थी, लेकिन अंगड़ाई अभी आधी थी कि फिर एक परेशानी लाहक होगी, क्योंकि उस दौरान एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब इस्तीफ़े दे के चले जाएंगे। और यहाँ तक इनको ख्याल था कि क्योंकि ये लोग एक ही चैम्बर में काम करते रहे, बिलखसूस मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला और फिर याह्या अफरीदी साहब, तो इनका ये भी ख्याल था कि शायद याह्या अफरीदी साहब भी रिफ्यूज़ करें तो उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब आ जाएंगे तो उनका काम बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब मामला ये है कि जो फुल कोर्ट इजलास हुआ है उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई है, गोया कि उससे एक बड़ी हैरान कुन तौर पे सबको ये पता चला। लोगों को ख्याल ये था कि मंसूर अली शाह साहब शरीक नहीं होंगे, बट वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। साथ में जो प्रेस रिलीज के अंदर केस मैनेजमेंट प्लान है वो किसका दिया हुआ है? मंसूर अली शाह साहब का दिया हुआ है। और याह्या अफरीदी साहब का रजिस्ट्रार ये कह रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने जो केसेस मैनेजमेंट प्लान दिया है उस पर अमल दरामद हम करेंगे और इन केसेस की तादाद को हम नीचे लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल में अब इनको एक समझ तो आ गई है कि हमने जो अदलिया के अंदर एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश की थी और लोगों को हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया मीडिया के थ्रू, मंसूर अली शाह साहब को कितना डिस्प्यूट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जजेस ने पेशेंस शो किया है और उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि एक तो इदारा किसी के टूल के तौर पर किरदार अदा नहीं करेगा। माजी इस बात की गवाह है कि अदलिया किसी ज़माने में एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार के तौर पे काम करती रही है। वो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हो, या उसके बाद फिर जितने वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, उनकी नाइली की गई, तो अब वहाँ पे एक सोच आ गई जो मेरी इतलात हैं कि आप किसी का आलाकार नहीं बनना और साथ में आप स्कोर सेटल करना है एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी और इस मुल्क की सियासतदानों के साथ भी। अब परेशानी लाख हो गई है, तो अचानक फिर दाएँ बाएँ देखा कि क्या किया जाए, 27वीं आइनी तरमीम की तरफ जाने लगे। तो वहाँ से शटअप कॉल आई कि जिसके साथ ये वादा किया गया था, जिनको कहा गया था कि हमने आपके कहने पे जो काला सांप है उसका दांत निकाल दिया है, तो अब दोबारा उस दांत लगाने की कोशिश जब की गई है तो डेर इसमाइल खान में बैठे मौलाना फजल रहमान ने बता दिया कि अगर आप जरा दांत लगा के देखें, मैं देखता आपके साथ करता क्या हूँ। और कल जो उन्होंने बात की है, गोया के मैंगल साहब को छोड़ दें, PTI को छोड़ दें, इस सारे प्रोसेस में हिस्सेदार बनने वाले उस स्टेक होल्डर्स ने कि जिसके बगैर ये कुछ कर नहीं सकते थे। कल मौलाना ने भी कहा है कि हुकूमत वक्त ने 11 लोगों की वफादारियाँ ख़रीदी हैं। उन्होंने कहा हमारे तो 8 वोट थे, हमारे वोटों की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, 11 लोग उस तरह बैठे थे जिनको ख़रीदा गया था। तो जाहिर सी बात है हमने तो इस प्रोसेस का हिस्सा बन के कम से कम कुछ चीज़ों को एड्रेस किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि कल 56 तरामीम थी और 56 को हम 22 पे लेके आए हैं और फिर वो दांत भी निकाला है काले सांप का। तो मेरे ख्याल में उनकी बात में एक लॉजिक है और साथ में वो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि 11 लोग तो खरीद के उन्होंने रखे हुए थे अपने पास। हॉर्स ट्रेडिंग तो हुई थी, वो एक काजी फैसल ने जो सहूलतकारी की थी कि एक ऑर्डिनेंस आया जिसके जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को तब्दील किया गया, मुनीब अख्तर साहब को बाहर निकाल के अमीनुद्दीन खान को डाल के, फिर उसके बाद 63A से मुताल्लिक़ केस लगाया गया और 3 दिन के अंदर उस केस को निपटा के हुकूमत को कहा कि आएँ, अब आपने घोड़े खरीदने हैं तो खरीद लें, हमने आपकी सहूलतकारी कर दी काजी साहब ने, तो वो हो गई। तो अब सारी चीज़ें पहले लगते थे कि साल, 10 साल, 15 साल, अब 15 दिन भी नहीं लगे और वो जो 26वीं आइनी तरमीम के अंदर जितने गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम हुए थे उनकी गवाहियाँ कोई और नहीं दे रहा, बल्कि इस तरमीम में वोट डालने वाले मौलाना फजल रहमान दे रहे हैं। इसके बाद हमारे जो दोस्त हैं नादिर बलोच साहब, उन्होंने एक फिर क्वेश्चन किया कि ये जो अब हुकूमत जजेस बढ़ाने की बात कर रही है तो इस हवाले से क्या होगा, तो फिर उनका उससे ज़्यादा खूबसूरत जवाब आया, इसको भी सुनिए। जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन क्या है? 4 होंगे पार्लियामेंटेरियंस, 1 होगा वजीर कानून, 5, 1 होगा अटॉर्नी जनरल, 6, 1 हो जाएगा बार का नुमाइंदा, 7, 1 हो जाएगा कोई अकलियती खातून या कोई मर्द, 8 लोग ये होंगे और दूसरी तरफ होंगे 4 जजेस सिर्फ।
تو حکومت نے یہ انتظام تو کر لیا ہے کہ جو آئینی بینچ بنے گا وہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا، وہ ہے کہ جو ہم چاہیں گے وہی لوگ اس میں بیٹھیں گے۔ تو آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نہیں ہے کہ پہلے مرحلے میں تو رانا ثناء اللہ جیسے شخص نے کہا ہے کہ ہم جسٹس جاج آفریدی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آئینی بینچ کا حصہ نہ بنے، اور ساتھ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر بھی اس میں نہ بیٹھیں۔ یہ ڈکٹیشن تھی نا عدلیہ کو، انہوں نے پہلے مرحلے میں ڈکٹیشن دی ہے اور ان کا پتہ ہے کہ عدلیہ اب ان کی ڈکٹیشن نہیں لے گی، وہ ضرور ان ناموں کو کنسیڈر کریں گے۔ تو ایک تو ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھ گئے تو کہانی تو ادھر جا کے کھڑی ہو جائے گی، جس مصیبت سے ہم بچ رہے تھے موڑ کے اگلے گلی کے اوپر کوئی مصیبت ہمارے سامنے کھڑی ہوگی۔ تو اب ججز کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے، وہ جو 5 ججز لائے جا رہے ہیں وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ان ججز کے ہم خیال لائے جائیں گے، یا ان سے کم از کم مسلم لیگ کے جھنڈے تلے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کھڑے ہو کے حلف لیا جائے گا کہ آپ جو فیصلے کریں گے وہ ہمارے حق پہ کریں گے۔ یہ ساری منصوبہ بندی اس کے لیے ہو رہی ہے میرے بھائی۔ یہ جو 5 ججز آ رہے ہیں یہ نادر بلوچ کے لیے نہیں آ رہے، میرے لیے نہیں آ رہے، اس ملک کے اللہ وسائے کے لیے نہیں آ رہے کہ جس کے کیسز پچھلے 30 سال سے 20 سال سے 15 سال میں پڑے ہیں، یہ اپنے لیے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ڈالا جائے گا تاکہ وہاں سے بھی انتخابی عذرداریاں ہیں یا جو کچھ بھی ہے، فارم 47 ہے، 45 ہے، ٹریبیونل ہے، سارے معاملات وہاں سے، کیونکہ قاضی صاحب تو چلے گئے اور وہ تو لندن جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی اور لوگ چاہیے، تو یہ سارا اس کے لیے ہو رہا ہے۔ جی، تو یہ چیزیں تھیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں۔ دونوں ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، نادر بلوچ صاحب بھی سینئر صحافی ہیں، اور جو افتخار شیرازی صاحب ہیں انہیں ایک بہت طویل وقت گزر چکا ہے، یعنی کہ تقریباً 30 سال سے زائد ہو چکے ہیں، وہ شعبہ سیاست سے منسلک ہیں۔ اور یہ آپ نے جو چیزیں سنی ہیں، اس کے بعد حقیقی طور پہ جو 26ویں ترمیمی آئین ہے وہ ان کے کسی خاطر خواہ فائدے میں نہیں آ سکے، سوائے اس کے کہ آئینی بینچ کے حوالے سے جس طریقے سے بات کی ہے کہ آئینی بینچ بنانے کے لیے 8 جو لوگ ہوں گے وہ حکومت کے منتخب شدہ ہوں گے یا سلیکٹڈ ہوں گے، جبکہ 4 لوگ جو ہیں وہ ججز ہوں گے۔ تو اب اس میں صرف آئینی بینچ کا، لیکن آئینی بینچ کا جو طریقہ کار ہے وہ اس میں نہیں بتایا گیا، جس کی وجہ سے آج تک یہ دشواری پیش آ رہی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فردر کسی اور پروگرام میں دوبارہ سے کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔